बच्चों आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1। इसका यहाँ पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले डेमो क्लास में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि टाइप्स ऑफ रिलेशन होते क्या है, उसी पर बेस्ड कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे। बता दूं आपको ये एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये वीकली प्लानर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसे आप जाकर njinfinityclasses.com पर जाकर डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम पर और इसको कंप्लीटली गो थ्रू भी कर लेना। पूरे साल के लिए वीकली प्लानर आपका वहां पर रेडी है, ठीक। अब यहाँ पर बेटा इतना हम समझ चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होते क्या है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। बीच बीच में जैसे जैसे इसके एग्जांपल्स आते जाएंगे वो भी आप बच्चों के साथ डिस्कस करती जाऊंगी। टॉपिक वाइज मैंने सब सारे एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चंस को सेट किया है। अब इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर हमें बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। अब हमने अभी तक ये समझा था कि रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले समझा था क्लास 11 में रिलेशन होते क्या है। फिर हमने समझा रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जो रिलेशन ये तीनों होते हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल सी चीज है। बट अब इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, दैट इज द मेन फंडामेंटल। तो अभी आप बेसिक से बिल्कुल देखते जाओ, समझते जाओ। इसी एक्सरसाइज के जब हम 7, 8, 9 क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो आप खुद ही देखोगे कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। जो उनको सॉल्व करने का तरीका है वो रिपीट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में वो पेशेंस बना के रखना और चीज ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एग्जैक्टली रिलेशंस है क्या और उनके टाइप्स हम कैसे पता लगाते हैं, ठीक। अब ये बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, ये है आपको फाइनाइट सेट, ठीक है। एक सेट गिवन है जिसमें 1 से 14 तक एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 14 एलिमेंट है। एक रिलेशन डिफाइन है किस पर, इस वाले सेट पर एक रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन कुछ इस तरीके का है, r is x y 3x minus y is equals to 0। ये हमने पढ़ लिया था कि जो रिलेशन होता है इस सेट पे डिफाइन है, मतलब वो a से a में ही डिफाइन है, a क्रॉस a पे डिफाइन है, ठीक है। अगर इधर एलिमेंट्स a के हैं तो इधर भी एलिमेंट्स a के ही हैं। मतलब अगर x बिलोंग कर रहा है a को तो y भी बिलोंग करेगा a को ही, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ a और a है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी क्लियर कर दिया था। अब रिलेशन की इस सेट के ऊपर a क्रॉस a के ऊपर हमने कुछ स्पेसिफिक रिलेशन डिफाइन किया है। क्लियर है इतना? कुछ स्पेसिफिक रिलेशन डिफाइन किया है। वो जो स्पेसिफिक रिलेशन डिफाइन किया है वो क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब इनमें से जो भी नंबर है, इसमें इधर भी क्या है 1 से 14 है, इधर भी 1 से 14 है। मतलब जो ऐसी पेयरिंग्स हैं, जो नंबर्स की x और y के ऐसे पेयर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वो रिलेशन में आएंगे, ठीक है। वो रिलेशन को बिलोंग करेंगे। अब समझते हैं कैसे। अब अगर हमें यहाँ पर रिलेशन r लिखना है तो x y इधर से समझो, जो ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा 3x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 हो गई। x की वैल्यू अगर 2, इसी में से लेने हैं सारे एलिमेंट्स। देखो 1 ले लिया हमने, अब इसका 2 ले लेते हैं। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, 3 है तो 9 हो गई, 4 है तो 12 हो गई, ठीक है। 5 है, देखो 5 है तो क्या होगी 15 होगी, 1 है तो 3 हो गई, 2 है तो 6 हो गई, 3 है तो 9 हो गई और 4 है तो 12 हो गई और 5 है तो 15 हो गई। बिकॉज दिस रिलेशन सेज दैट, ठीक है, 3x इज इक्वल्स टू वाई। मतलब x जो भी होगा y उसका 3 मल्टीपल आ रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर देखो क्या ये वैलिड है जो मैंने लिख दिया, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बिकॉज 5 और 15,
15 जो है इसको ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। इधर देखो मैंने कहा था ना दोनों ही, अगर x भी ए को बिलोंग करेगा तो y भी ए को ही बिलोंग करेगा। तो जो 15 है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये एलिमेंट तो इसके अंदर वैसे भी नहीं आ सकता। ठीक है, ये इसका एलिमेंट है ही नहीं, हमारा रिलेशन सिर्फ यहाँ तक है, ये है ही नहीं, और इसके आगे के भी नहीं आ पाएंगे। 6 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, 7 रखेंगे तो 21 आ जाएगा, तो ये रिलेशंस में हमारे आएंगे नहीं। सिर्फ यही एलिमेंट है जो कि आर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जो आर को रिलेशन को बिलोंग करे, सिर्फ यही हमारे पास 4 एलिमेंट मिले हैं, मतलब कि 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं एलिमेंट रिलेशन के अंदर। इतना क्लियर है। अब इसके अंदर हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या थी? फॉर रिफ्लेक्सिव ए मस्ट बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये डेफिनेशन है, दोबारा समझा देती हूँ। अभी ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, इतने अच्छे से समझा रही हूँ, आगे के भी समझाऊंगी लेकिन आपको खुद रिपीट हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को अच्छे से समझ भी आ रहा है ना, फिर भी एक बार और अच्छे से देख लो। ठीक है, अगर आ रहा है, किसी बच्चे को आ रहा है कि मैम रिपीट करिए, तो बेटा अभी स्टार्टिंग में रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से चीजें समझ आ जाए। ठीक, अब इसके अंदर ये देखो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव के रिलेशन डेफिनेशन है। ए अगर आर को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी ए, ये जो स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट्स को। ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, की जितने भी एलिमेंट्स सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, सबके लिए ए आर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 अप टू 14 14 होना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ये रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट हेयर, यहां पर आप देखो, बट हेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए डज नॉट बिलोंग टू आर, आर को बिलोंग ही नहीं कर रहा। ठीक है, आर को 1 1 2 2 3 3 बिलोंग ही नहीं कर रहे, तो ए मतलब ए का मतलब होता है सेम एलिमेंट। ठीक है, तो वो इसको बिलोंग नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, तो ये जो है ना इजीएस्ट चैप्टर है आपका, ये फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन, और इसका नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों कंबाइनली आपके बोर्ड में 8 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, मोस्टली जो इनका वो होता है मार्क्स का, ये 4 4 का होता है, लेकिन कभी कभी 6 और 2 का भी हो जाता है। मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका 4 का आएगा और सेकंड चैप्टर 4 का आएगा, या फिर जो रेशियो होती है वो आपकी 6 और 2 की भी हो जाती है। तो आप देखो कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन। 4 का तो आएगा ही आएगा, 6 का भी हो जाता है, बिकॉज जो सीबीएसई की गाइडलाइंस में है वो है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर मिला के 8 मार्क्स के आएंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर इतने का आएगा और सेकंड चैप्टर इतने का आएगा। बट जो भी अभी तक जितने भी सीबीएसई के एग्जाम्स हुए हैं लास्ट ईयर के, उससे प्रीवियस ईयर, उससे प्रीवियस ईयर, उससे प्रीवियस ईयर, पिछले 3-4 साल के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, उसमें या तो ये 2 का ही है। ठीक है, आप उठा के देख लेना, मैंने एनालिसिस किया हुआ है, या तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 2 की आएगी, या ये 6 का, या फिर ये 4 4 के हो जाएंगे, या फिर 5 3 के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इतना देखो कि ये 4 से कम का तो आना नहीं है, 4 से ज्यादा ही आ सकता है ये वाला चैप्टर 4, और इजी है। एक बार बस आपको ये फंडा क्लियर हो जाएगा ना, तभी आपको बार बार बता रही हूँ सेम चीज। अभी आप इसी वीडियो में बोर होने वाले हो आगे कि मैम सेम चीजें रिपीट करवा रही है। इतना क्लियर हो गया आप बच्चों को? ठीक है, हमें रिफ्लेक्सिव पता लग गया कि ए बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन होती है फॉर सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? इफ, इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना, इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, देन ये सारा क्लीन कर दूं, या फिर ऐड का ऑप्शन नहीं आता इसके अंदर ना, इफ ए बी बिलोंग टू आर, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए को भी आर को बिलोंग करना होगा।
तभी हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब इसके अंदर आप देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है, 1 3 आप ऐसे लिखोगे हेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 तो कर रहा है बट 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, अगर ए भी कर रहा है तभी हम चेक करेंगे। देखो 1 3 है तो 3 1 का चेक कर रहे हैं, 2 6 है तो 6 2 का चेक करेंगे, 3 9 है तो 9 3 का चेक करेंगे। बट अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट 4 और 14 वो है ही नहीं, है ही नहीं, तो 14 और 4 का चेक नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब है जो इसके अंदर ए बी की फॉर्म में है, ए बी की फॉर्म में है तो उनका बी ए प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है आप बच्चों को? अभी ट्रांजिटिव का देख लेते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं, समझ आ गया कि आगे के एलिमेंट क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो, अब इसके अंदर देखो सिमेट्रिक का समझ आ गया कि अगर, ठीक है, अगर ए बी बिलोंग करेगा आर को तो बी ए बी बिलोंग करेगा आर को, बट इन दिस केस वी कैन सी दैट 1 3 इज बिलोंगिंग टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ जो आपको 11th क्लास में भी दी है कि अगर हमें डिस्प्रूव करना होता है किसी को तो हमें एक एलिमेंट भी डिस्प्रूव करने के लिए बहुत है, जरूरी नहीं है यहाँ पर हम इन सबका लिख के दिखाएंगे, नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट दिखाया कि ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इतना ही आपके लिए बहुत है। अगर हम उसको प्रूव करना है तो हम उसको जनरली करते हैं, मतलब जब प्रूविंग होती है तो वो हर किसी एलिमेंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर वो डिस्प्रूव होता है तो एक के लिए ही बहुत है। इसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि आपकी 100 अच्छाइयों पे आपकी एक बुराई भारी पड़ती है। ठीक है, कितना भी किसी का भला करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन अगर एक गलती आपसे हो गई या फिर किसी का एक काम करने को आपने मना कर दिया तो आप बुरे हो, आप उस कैटेगरी से बाहर कर दिए जाओगे। तो आप इसको उस तरीके से ले सकते हो, अगर एक भी इसके अंदर कंडीशन फॉलो नहीं करी उसने, उसको सेटिस्फाई नहीं किया तो वो नॉट वाले केस में आ जाएगा आपका। ठीक है, नेगेटिव केस में वो आ जाएगा। अब थर्ड देख लेते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, इफ वर्ड देख लेना, इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, एंड मतलब दोनों तरफ की कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, और बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पर मैं सारी डेफिनेशंस लिख रही हूँ, पहले ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख रही हूँ, अगर ये सारा मैंने आपको जो डेमो क्लास दी है उसके अंदर सारा बता दिया था, और उसके सारे नोट्स, ठीक है, जो सारे फॉर्मूलाज वगैरह सारी डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई है, नोट्स आपके engeinfinityclasses.com पर अवेलेबल है। और जो डेमो क्लास है, अभी फ्री क्लासेस चल रही हैं, और जो डेमो क्लास है उसी के नीचे मैंने उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो नोट्स को भी। अब इसके अंदर ये हो गया आपका। ठीक, तो अब इसके अंदर देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 9 बिलोंग कर रहा है, इन दिस आर 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belong to R। देखो ए बी भी बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा। ए ये है और सी ये है, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिला? ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिलेशन आर, इसके बेटा 5 पार्ट है इसी क्वेश्चन के। इन द सेट एन, ये कहां पर डिफाइन है? एन टू एन पर डिफाइंड है। ठीक है, एन टू एन पर डिफाइंड है, एन टू एन मतलब कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन क्रॉस, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है? जो x है वो भी n को बिलोंग कर रहा है और जो y है वो भी n को बिलोंग कर रहा है। दो कंडीशन दी है, दो कंडीशन दी है। अब बच्चे जो हमने पहले किया था वो था फाइनाइट, ये हमने फाइनाइट सेट पे, मतलब एक सेट दिया हुआ है वो 14 तक है, हमने यहाँ पर इसके एलिमेंट्स लिख दिए। पर जब हमें ऐसी कंडीशंस दी जाती हैं ये वाली कि जब हमारे पास ये होता है इन्फानाइट सेट, जो हमारा रिलेशन है वो इन्फानाइट सेट पर डिफाइंड है, तो ऐसे इस तरीके से आर के
यहाँ पर ये लिखना हमारे पास एलिमेंट्स, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। आप कितने एलिमेंट्स लिखोगे? तो यहाँ पर देखो आप एक्स वाई है, इसके अंदर देखो एक्स वाई है जो एक्स प्लस 4 है और जो एक्स है लेस देन 4 है। बट इसने अभी इस केस में क्या किया, इसने आपको इसके लिए फाइनाइट में चेंज कर दिया। देखो कैसे, इसमें बहुत कम एलिमेंट आ रहे हैं। जो एक्स है वो लेस देन 4 है, एक्स है जो लेस देन 4 है, मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो लेस देन 4 है, मतलब कि सिर्फ यहीं तक हमें लेना है, उसको सिर्फ 3 ही एलिमेंट लेने हैं। इसलिए इसने इन्फिनाइट सेट देकर भी इसको फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम इजीली आर लिख पाएंगे। पर जो इन्फिनाइट वाले स्पेशल केस है वो मैं आपको आगे करवाती हूँ। अब देखो, जब x की वैल्यू 1 है, नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होगा। जब 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y की 6 आ गई। जब ये 2 होगा तो ये 7 आ जाएगा, और जब ये 3 होगा तो ये 8 आ जाएगा। बस इससे ज्यादा हम x की वैल्यू नहीं ले सकते। तो हमारा रिलेशन यहाँ पर इजीली बन गया। उसी तरीके से आप लिखोगे, क्या ये यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सेम एक्सप्लेनेशन रहेगी। द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्सिव, ए मस्ट बिलोंग टू आर, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, यहाँ पर क्या है, एन है, ठीक है, कि एन में से सारे एलिमेंट के लिए ए बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो कोई भी 1 1 2 2 3 3 फॉर ऑल के लिए दिख रहा है? नहीं है। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। ये कैसा है आपका? नॉट रिफ्लेक्सिव। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, फर्स्ट वाला अच्छे से समझ लो, बाद में आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा देखो, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? इफ, ठीक है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है रिफ्लेक्सिव की, ये होती है सिमेट्री की। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर 1 6 बिलोंग कर रहा है तो 6 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 1 6 इज बिलोंगिंग टू आर, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिव पर आ जाते हैं। ट्रांजिटिव पे देखो 1 6 2 7, 6 से स्टार्ट होता है वो कोई दिख रहा है आपको? 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर चेन कैसी बनती है हमारे पास? ए बी बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है, ये डेफिनेशन है। इसका मीनिंग होता है अगर ये दोनों बिलोंग करेंगे, अगर ये दोनों बिलोंग करेंगे, और ये क्या होता है, देखो जिस पर ये एंड हो रहा है इसी पर ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है, जिस पर ये एंड हो रहा है इसी पर स्टार्ट होता है। जैसे कि 1 2 2 3, तो हम यही वाले एलिमेंट चेक करते हैं, तो इसी को चेक करते हैं। तो इसमें ये ए हो जाता है और ये सी हो जाता है और ये बी होता है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव में होता है। अगर ऐसा पेयर आपको मिलता है, इफ वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा पेयर आपको मिलता है तब आप कहोगे कि 1 और 3 को फिर चेक करोगे। अगर 1 और 3 आपको मिल जाएगा रिलेशन में तो आप कहोगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो 6 से स्टार्ट होता हुआ कोई और ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पर देखो 7 से स्टार्ट होता हुआ कोई और ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पर देखो 8 से स्टार्ट होता हुआ कोई और ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो जो हमारी डेफिनेशन थी कि अगर ए बी से स्टार्ट होता हुआ अगर ये दोनों आपको मिलते हैं तब आप ए सी के लिए चेक करते हो। अगर आपको 6 से स्टार्ट होता हुआ कुछ मिला ही नहीं तो आप किसके लिए चेक करोगे? आपका यहाँ पर सी है क्या? कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ डेमो क्लास में। तो जब ये है ही नहीं यहाँ पर, तो ऐसे केस में हम इसको क्या बोलते हैं? ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। ये दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ऐसे एलिमेंट जिनसे ये स्टार्ट हो रहे हो तब तो हमें ए और सी को चेक करें। अगर ए सी होगा तो हम बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव है, ए सी नहीं होगा तो हम बोलेंगे नॉन ट्रांजिटिव है। बट यहाँ पर बी सी हमें मिल ही नहीं रहा किसी में भी, तो इसके अंदर ये कैसा होगा? इस केस में ऐसा कैसा होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, तभी हमेशा बोलते हो कॉन्सेप्ट वीडियो बड़े ध्यान से देखा करो। बिकॉज जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाते हैं तो डिटेल में एक डिटेल में कॉन्सेप्ट दोबारा समझाने से आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है, वीडियो अननेसेसरी लंबी बनती है। आप बच्चों की और भी क्लासेस होती हैं, आपको उनको भी अटेंड करना होता है, और जितना जरूरी है उतना बताया जाता है, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए कॉन्सेप्ट वीडियो प्लीज जाके देख लेना, ठीक। अब इसके अंदर देखो, रिलेशन आर इन द सेट ए सेट ये गिवन है आपको एज एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। अभी तक आपके फाइनाइट सेट्स चल रहे हैं, ठीक है।
आर यहाँ पर अगर मेरे को लिखना हो, एक्स क्या है, ये भी ए को बिलोंग कर रहा है, वाई भी ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके ये भी 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, वाई भी 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। अब वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई जो कि एक्स से डिविजिबल है। अच्छा, अब पहले तो ये देखो, 1 से सारे डिविजिबल होंगे और अपने आप से भी सारे डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने आप, इसके 1 से लिख लेते हैं। 1 से कौन कौन डिविजिबल है, 1 से खुद 1 डिविजिबल है, 1 से 2 भी डिविजिबल है। देखो y इज डिविजिबल बाय x, जो फर्स्ट एलिमेंट है। अच्छा, ये भी ध्यान रखने की चीज होती है, कहीं अगर आपको ऐसे लिख दे x इज डिविजिबल बाय y, तो आपको ये भी देखना होता है, फिर ये हमारे यहाँ पर ये 2 1 आ जाएगा, ठीक है, कि ये इससे डिविजिबल। तो हम इसको इस तरीके से चेक करेंगे। जो आपका फोबिया है वो इसी तरीके का है कि हम इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसी लैंग्वेज चेंज होती है वी गेट कंफ्यूज्ड, ठीक। तो हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, हमें लैंग्वेज समझनी है, हमें लैंग्वेज समझनी है। क्लियर है? अभी इसने लैंग्वेज क्या दी है हमें, अभी इसने हमें लैंग्वेज दिया 1 1, ठीक है। 1 y इज डिविजिबल, तो 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 1, ऐसे ही 3 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 1। अब 2 पर आ जाओ, 2 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक, 2 इज डिविजिबल बाय 2, 2 क्या 3 डिविजिबल बाय 2 आएगा? नहीं, 3 क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं, तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा और 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 3 का चेक करो, 3 से 3 खुद डिवाइड हो जाएगा और 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा। 5 से खुद डिवाइड हो जाएगा 5, और कोई एलिमेंट इसके अंदर है नहीं जो 5 से डिवाइड हो सके, और 6 भी खुद से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, बीच में 4 रह गया, 6 भी डिवाइड हो जाएगा खुद से, और कोई एलिमेंट है नहीं। ऐसे ही 4 का भी यही होगा, इधर लिख देती हूँ, 4 का भी खुद से ही डिवाइड होगा और कोई एलिमेंट इसके अंदर है नहीं। जब ये डिविजिबल वर्ड की बात आती है यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शन में, तो हम उसको कंप्लीटली डिविजिबल बाय बोलते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल बाय समझते हैं। आप में से कुछ बच्चे प्रॉब्लम लेकर आते हैं, मैम ये हो तो रहा है, वैसे 6/4 अगर हम करेंगे पॉइंट में आंसर तो आ ही जाएगा ना, बट यहाँ पर हम पॉइंट वाला वर्ड डिविजिबल नहीं बोलते। डिविजिबल वर्ड हम उसके लिए बोलते हैं जो उससे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। अगर यहाँ पर 8 होता तो हम 4 8 लिख सकते थे, पर अभी यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, या 5 से हो जाए, या 6 से हो जाए। तो ये आपस में हो रहे हैं 4 4 5 5 6 6, इतना हमने यहाँ पर रिलेशन बना दिया, ठीक है। यहाँ पर ये रिलेशन आ गया। अब इसमें भी वही चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर देखो रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से तो हो ही रहा है, हर एक एलिमेंट देखो खुद से तो हो ही रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए, ये हर एक एलिमेंट के लिए देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, हर एक एलिमेंट के लिए जो डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट होता है कि हर कोई भी ए का कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर ऑल सारे एलिमेंट्स के लिए ए आर को बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे इसको रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तभी हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक के लिए देखो, अगर 1 2 है, सिमेट्रिक के लिए देखो अगर 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, पर 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा आर को। वही मैंने बोला ना, 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा, कि 2 इज डिविजिबल बाय 1 बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ये क्या हो गया, ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। जो डेफिनेशन है बार बार नहीं लिख के दिखाऊंगी, वो मैंने आपको फर्स्ट में अच्छे से बता दी, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया वहाँ तो मैंने बहुत ही अच्छे से सारी आपको लिखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट में मैंने आपको ये डेफिनेशन बार बार इसकी, ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन BA must belong to R, then it is called the symmetric relation, that is called the definition, ठीक। अब थर्ड चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की क्या होती है, लिखी देती हूँ, इफ ये बिलोंग कर रहा है आर को, इफ वर्ड, एंड BC बिलोंग कर रहा है आर को, देन AC मस्ट बिलोंग टू आर, AC को भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसके अंदर चेक कर लेते हैं। अब यहां से देखो कुछ,
ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है, इसको चेक कर लेना आप। यहाँ पर देखो 1 1 2 2 3 3, अब 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है, देखो 2 2 है तो 1 2 भी बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। अगर 1 2 है, 2 4 है तो 1 4 भी बिलोंग कर रहा है, देखो, ठीक। अब 1 3 वाला चेक कर लो, 3 से स्टार्ट हो रहा है 3 3, तो 1 3 भी बिलोंग कर रहा है। और इससे स्टार्ट हो रहा है 1 3 3 6 में देखो 1 3 3 6, तो 1 6 भी बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब इसके अंदर, और जो ये ऑफिशियल नहीं, अभी आगे सिखाऊंगी आप इसको किस तरीके से बता सकते हो। देखो इसके अंदर आप चेक करोगे ना ट्रांजिटिव है, पर आप इसको किस तरीके से बता सकते हो, इफ, देखो अगर y इज डिविजिबल बाय x, अगर y x से डिविजिबल है, ठीक है, और z इज डिविजिबल बाय y, ठीक है, अगर देखो y बाय x है और जो z है y से डिविजिबल है, तो z x से डिविजिबल होगा ना। जैसे देखो अगर 4 इज डिविजिबल बाय 2 और 8 इज डिविजिबल बाय 4, तो ऑटोमेटिकली 8 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। अभी आगे और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें कि ये मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, ये कहाँ क्या और क्या कहना मैं यहाँ पर आपको चाह रही थी। वैसे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। दैट, आप इस क्वेश्चन में क्या लिखते हो, दैट फॉर एवरी ए बी सी, ठीक है, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, देयर इज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, then there AC belongs to R. So this is the symmetric relation. हर एक के लिए AB अगर बिलोंग कर रहा है और BC बिलोंग कर रहा है तो AC भी बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये आपके हो गए इन्फिनाइट सेट्स वाले। अब ये कहाँ पर है रिलेशन, कहाँ पर डिफाइन कर रखा है, Z क्रॉस Z पर डिफाइन कर रखा है, कहाँ कर रखा है, Z क्रॉस Z पर। इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से 0 अप टू इंफिनिटी तक होते हैं, ठीक है, -2 -1 +1 +2 वाले, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि x माइनस वाई इंटीजर होगा। अब वही जो बात मैंने पहले बताई थी कि इन्फिनाइट में हम कितने एलिमेंट्स लिख के दिखाएंगे आर के, पॉसिबल ही नहीं, आप इन्फिनाइट एलिमेंट लिखने थोड़ी ना बैठ जाओगे। तो हम इसको एक अलग तरीके से करते हैं, एल्जेब्रिक तरीके से करेंगे। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ठीक, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या है, जेड है, जो सेट होता है जिसमें से एलिमेंट लेना है हमने, कि उसके सारे एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है सारे एलिमेंट ए मस्ट बिलोंग टू आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हेयर फॉर लेट, यहाँ पर क्या करोगे आप, लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ए है जो एलिमेंट वो जेड को बिलोंग कर रहा है। तो फॉर ऑल ए माइनस ए क्या है, 0 है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे यहाँ पर इंटीजर है, 1 - 1 लिया 2 तो भी 0 आएगा, 0 - 0 लिया तो भी 0 आएगा। अच्छा -1 - -1 लिया तो भी 1 + 1 -1 + 1, ठीक है, -1 + 1 होके क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 क्या है, इंटीजर है। वो क्या कह रहा है, x माइनस वाई जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एवरी, ठीक है, हमने जनरली बता दिया कि कोई भी एलिमेंट लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू जेड, तो फॉर एवरी ए माइनस ए इज 0, दैट इज ये क्या है, 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। आप इस तरीके से लिख सकते हो। अभी नोटेशंस को यूज करना सीख लो, 11th में भी सीख चुके हो, लेकिन अब 12th में तो सीख ही लो। ये नोटेशंस जो है इनको लिखना सीख लो, दैट 0 है जो इंटीजर को बिलोंग करे, दैट 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, दिस इज इंटीजर फॉर ऑल ए, यही हमारी कंडीशन है, ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक। तो इसके अंदर दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आ जाते हैं फॉर सिमिट्रिक, यहाँ पे लोगे लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, 2 कर रहे हैं। इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए माइनस बी है जो क्या है, वो इंटीजर है।
a माइनस बी इज इंटीजर। अगर मान लो a माइनस बी करने पर, अगर a माइनस बी करने पर 2 आ रहा है, मान लो 4 लिया है और 2 लिया है, 2 आ गया, तो माइनस ऑफ a माइनस बी करने पर इसका अगर नेगेटिव कर दूं तो क्या आ जाएगा, -2। ये भी तो इंटीजर ही है, अगर हमने इसका माइनस कर भी दिया तो इंटीजर ही भी तो है। तो अगर ये है a माइनस बी, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इज a माइनस बी इंटीजर। अगर a भी बिलोंग कर रहा है r को, तो r में तो सिर्फ वही पेयर्स आएंगे जो कि इंटीजर है माइनस करने पे, तो मतलब ये पक्का है। अगर a माइनस बी इंटीजर है तो a माइनस ऑफ a माइनस बी भी इंटीजर होगा, ठीक है। अगर ये माइनस साइन अंदर ले जाऊं तो b माइनस a इज इंटीजर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, b और a बिलोंग्स टू r। दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमने जनरल प्रूफ किया है। दीज आर कॉल्ड द जनरल प्रूफ, जो कि हम इनफाइनाइट सेट्स के लिए ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और जहां फाइनाइट सेट्स आएंगे, जो अभी आपकी स्टार्टिंग थी, फाइनाइट सेट के लिए भी आप ये चीजें यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी इस वाली स्लाइड में आपको, इस क्वेश्चन में ये लिखकर दिखाना चाह रही थी मैं आपको इस तरीके से, ठीक है। ये अनऑफिशियल लगता है, ये ऑफिशियल लगता है, बट जहां पर हमें एग्जांपल देने चाहिए वहां पर हम इनफाइनाइट सेट्स में भी देते हैं। तो अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो अच्छे से इसको क्लियर कर लो, समझ लो, ठीक है। अगर a माइनस बी इंटीजर है, तो अगर इसका नेगेटिव, अगर 2 इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर ही हुआ, और इसको नेगेटिव साइन को मैं अंदर ले गई तो b माइनस ए इंटीजर, यही तो हमें करना था, a माइनस बी से b माइनस ए पे आना था, दैट इज a भी अगर बिलोंग कर रहा है तो वही, अगर 4 माइनस 2 बिलोंग कर रहा है, मतलब कि 4 2 बिलोंग कर रहा है, तो 2 माइनस 4 भी क्या हुआ, -2 हुआ, तो 2 और 4 भी बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, जिस भी सेट पर दिया होता है वो ही लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इफ अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए माइनस बी जो है वो इंटीजर है, ए माइनस बी इज इंटीजर। और अगर बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बी माइनस सी इज इंटीजर, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, a माइनस बी, इन इक्वेशन का नेमिंग कर देते हैं 1 और इसकी नेमिंग कर देते हैं, विजिबल है आपको कॉर्नर का, ठीक है, ठीक है। ये भी आपका 1 है, ये 2 है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर इंटीजर इंटीजर इंटीजर, मैं इसमें बीच में इक्वल का साइन लगा देती हूँ आपको इक्वेशन दिखाने के लिए। अगर हमने 1 और 2 को ऐड किया तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाती है, यही आप करते आए हो, राइट हैंड साइड राइट हैंड के साथ ऐड हो जाती है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीजर प्लस इंटीजर, यही तो हुआ, इंटीजर है, कोई भी, -2 -3 -100 -1000 कुछ भी हो सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस बी से प्लस भी कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी किसके इक्वल आया, देखो इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आता है। जब किसी भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे, अब 1000 प्लस 9000 कर लो तो 10,000 आ जाएगा, 10,000 भी क्या हुआ, एक इंटीजर हुआ। -2 प्लस 4 कर लो, 2 आ जाएगा, दैट इज इंटीजर। तो जब भी दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो एक इंटीजर मिलता है, तो a माइनस सी भी आपके सामने क्या आ गया, इंटीजर। और हमें यही चाहिए, जो a माइनस बी इंटीजर आ जाएगा तो वो उसका एलिमेंट है, तो मतलब ये पेयर a और c क्या है, ये r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जो सेम कंडीशन यहाँ पे दी होती है, जो सेम कंडीशन, अगर इसको बोलते हैं इफ, ठीक है। ये दो कंडीशन हम लेकर चलते हैं। अब इसके अंदर एक हैक बता दूं कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ करोगे तो एक एलिमेंट ले लेना, सेट में से एक एलिमेंट की ही आपको जरूरत पड़ेगी। फिर जब आप सिमेट्रिक प्रूफ करोगे तो आपको 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, और जब आप ट्रांजिटिव लोगे तो आपको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। हो सकता है अभी थोड़ा नया लग रहा हो, बट पेशेंस रख के इसको समझते चलो। अगर जरूरत लग रही है तो वीडियो को रिपीट भी कर लो, बाकी आगे आप यही चीजें बार बार रिपीट करोगे पूरे चैप्टर में, तो आप गो थ्रू कर ही लोगे उन चीजों को। अब आ जाते हैं फर्स्ट ए पे, देखो ध्यान से करना, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम से ज्यादा रिलेट कर रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, दीज आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये आ जाते हैं। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, एक्स और वाई है सेम प्लेस पे काम करते हैं। आप देखो रिफ्लेक्सिव के लिए, जो एक्स है सेम प्लेस पे काम कर रहा है, एक्स खुद के एक्स पे काम करेगा तो ये रिलेशन को करेगा ही, एक्स है ना, सेम एलिमेंट लेना है हमें, तो सेम एलिमेंट क्या करेगा, ये कंडीशन देखो,
एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही प्लेस पे काम करते हैं। हाँ भाई, एक्स विल वर्क एट द सेम प्लेस विद एक्स, एक्स विल वर्क एट द सेम प्लेस विद एक्स ऑलवेज, हर एक एलिमेंट के लिए। तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो गया, ये आर को बिलोंग कर रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक, अब अच्छा, अब अगर एक्स वाई, अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इफ अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब कि एक्स वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, तो वाई एक्स भी तो सेम प्लेस पे काम करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स वर्क सेम प्लेस एज वाई, तो वाई वर्क सेम प्लेस एज एक्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, वाई एक्स पे बिलोंग करता है। अगर एक ऑफिस है, यहाँ पर एक्स बैठा है, यहाँ पे वाई बैठा है, या फिर मैं इसकी प्लेस चेंज कर दूं, यहाँ पे वाई बैठा है, यहाँ एक्स बैठा है, कर तो एक ही ऑफिस में काम रहे हैं ना, तो इसके अंदर तो दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन। यही तो हमें प्रूफ करना होता है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। अब ये देखो, इफ अगर यहाँ पर देखो ये एक ऑफिस है, अगर एक्स, ये ऑफिस है, एक्स वाई एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं और वाई जेड एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक ही ऑफिस हुआ ना, क्योंकि वाई एक ही बार में तो दो जगह काम नहीं कर सकता ना सेम टाइम पे। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, यही मीनिंग हुआ ना, वाई जेड। ठीक है, ये बेचारा दो जगह थोड़ी ना आधा आधा कट के बैठेगा। तो ये क्या हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स और जेड भी एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, मतलब कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। यही हमें बताना होता है कि अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को, तो एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर को। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर देखो, लीव इन द सेम लोकेलिटी, सेम सेम वो चलेगी कि वो वर्क की जगह लीव आ गया, प्लेस की जगह लोकेलिटी आ गई। एक्स एक्स रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स एक ही प्लेस में रहेंगे। जब ये एक्स है, ये वाई है, ये दोनों एक प्लेस में रह रहे हैं, तो वाई एक्स भी एक ही प्लेस में रह रहे हैं। इलॉजिकल सी बात लगती है, पर ये क्वेश्चन है, ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप एक कॉन्सेप्ट को रिपीट 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 करते रहो, अपने दिमाग पे प्रेशर डालते रहो, सोचते रहो। ठीक है, ये करना बेटा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, और उसके लिए वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर एक्स है वाई, एक्स वाई एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, और वाई जेड एक ही लोकेलिटी में, तो वाई तो बेचारा एक ही है ना, बीच में फंस गया वो तो उसका मतलब ये हुआ कि एक्स जेड एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, वो एक ही लोकेलिटी की बात कर रहा है। ठीक, अब इसको देखो, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये समझने वाली चीज है। देखो, इसके अंदर अगर हम एक्स एक्स की बात करें तो वो इसको बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, अगर आप खुद हो या फिर कोई भी है, एक है एक्स, ये एक बच्चा है, क्या वो खुद से 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है? वो रिलेशन ये दे रहा है कि एक्स वाई वो ही आएंगे कि अगर ये एक्स है, एक्स इज एग्जैक्टली टॉलर, एक्स बड़ा है, ठीक है, एक्स क्या है, उससे 7 सेंटीमीटर जो है बड़ा है। ठीक, अब इसके अंदर वही आएंगे, क्या एक्स खुद से, एक्स ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्या खुद से बड़ा हो सकता है? ऑब्वियसली खुद के तो इक्वल ही रहोगे ना। अब मैं खुद को ऐसे बड़ा करके कैसे देख लूंगी, नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, जो ये वाला है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए भी ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। देखो, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जो एक्स है वो एग्जैक्टली वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। बट अगर मैं वाई को इधर रख दू, रहेगा तो वाई उतना ही ना, एक्स इतना रहेगा। तो क्या वाई एक्स बिलोंग करेंगे? नहीं। इसमें क्या है, जो इस पोजीशन पे बैठा है वो कह रहा है वो टॉलर होना चाहिए। यहाँ पर ये चीजें समझा करो कि जो इस पोजीशन पे बैठा है वो टॉलर होना चाहिए। यहाँ पर एक्स और वाई का मीनिंग होता है कि वो इस पोजीशन को बता रहा है बस। ठीक है, अब ये एक्स वाई इससे 7 सेंटीमीटर टॉलर है, बट यहाँ पर अगर क्या वाई उससे टॉलर है, जो इस पोजीशन पे आ गया उसको टॉल होना चाहिए, नहीं, तो वो तो इसको बिलोंग करेगा ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ऐसे ट्रांजिटिव भी देखो आप, ट्रांजिटिव में क्या होगा, देखो, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स जो है, बड़ा बनाती हूँ एक्स थोड़ा, ठीक है, ये जो एक्स है, ये बड़ा पाऊंगा है, ये देखो, ये एक्स है, ये वाई है। इसका मीनिंग हुआ कि जो एक्स है वो वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अब जो वाई और जेड अगर बिलोंग कर रहे हैं आर को, क्योंकि जब ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं तो ये दोनों तो हम कंडीशन इफ लेकर चलते हैं ना कि ये तो होंगी ही, तो वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। ठीक है, तो एक्स जेड से कितना टॉलर हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया ना।
ठीक है, तो एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया। तो एक्स जो है, इसने सिर्फ टॉलर वर्ड नहीं लिखा, उसने लिखा है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर वो सिर्फ टॉलर वर्ड लिखता तो चल जाता, तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन इसने एग्जैक्टली 7 लिखा है। बट ये देखो x यहाँ पर है, y यहाँ पर है और z यहाँ पर है, तो दोनों में 7 का डिफरेंस है, तो ये x जो है z से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो x और z जो है r को बिलोंग नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये कैसा है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ये वाला दिस वन। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसी तरीके से देखते हैं, क्लियर है। x इज वाइफ ऑफ y, जो x है वो y की वाइफ है। अब x क्या खुद किसी की कोई वाइफ हो सकती है? नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये तो बिलोंग करेगा ही नहीं ना आर को। खुद आपस में कैसे एक दूसरे की वाइफ हो जाएंगे, खुद ही बंदा, ठीक है, मैं खुद ही की वाइफ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अब सेकंड केस में देखते हैं, अगर एक्स वाई मतलब एक्स इज द, जो इस प्लेस पे बैठा है वो इसकी वाइफ है, हाँ ये बिलोंग कर सकता है, ये इसका हस्बैंड हो सकता है, बट क्या ये हो सकता है? ये बिलोंग नहीं करेगा। जो इस प्लेस पे बंदा बैठा है, ये एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, तो क्या वाई एक्स की वाइफ हो सकती है? वो तो हस्बैंड है ना, तो चाहे यहाँ बिठा लो। अब ये दो चेयर हैं, पहले वाइफ यहाँ बैठी थी, हस्बैंड यहाँ बैठा था, अब हस्बैंड यहाँ बैठ गया, अब वाइफ यहाँ बैठ गई, इसका नाम है एक्स, इसका है वाई, ठीक है, इसका नाम है एक्स है, चेयर का नाम वही है, चेयर का नाम एक्स है, चेयर का नाम वाई है, चेयर का नाम एक्स ही है, अभी भी इस प्लेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, इस प्लेस को, ठीक है, इस प्लेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्स, और वाइफ यहाँ बैठ गई, तो रहेगी तो वही ना वाइफ बेटा, ये हस्बैंड वाइफ थोड़ी ना बन जाएगा चेयर बोलते। तो अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो वाई एक्स नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं हुआ। अब यही केस देखते हैं ट्रांजिटिव के साथ, अगर एक्स वाई की वाइफ है, चलो ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स जो है वाई की वाइफ है। अब जो वाई है वो जेड की वाइफ हो सकता है, ये तो मेल है ना, अगर ये हस्बैंड है, ये इसकी वाइफ है, तो खुद ही सोचो ये तो मेल पर्सन है, तो जो मेल पर्सन होता है, क्या वो किसी की वाइफ हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्या लड़के आजकल वाइफ बनेंगे? नहीं ना, ठीक है, जो मेल पर्सन होता है बेटा वो हमेशा हस्बैंड ही होगा, वाइफ हस्बैंड के रिलेशन में, तो ये इसका हस्बैंड नहीं हो सकता, सॉरी इसकी वाइफ नहीं हो सकता। जब हमें, अभी मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, जब हमें एक्स वाई मिल जाए और वाई और ये कुछ मिले ही ना, ऐसा कोई हमें मिले ही ना, ठीक है, पेयर जो y से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऐसे केस में ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि हमें एक्स वाई तो मिल रहा है पर वाई जेड ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वो किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये वाला पेयर, जो सेकंड वाला पेयर है, वो हमें मिल ही, ये एक्स नहीं लिखा, ये मैं क्रॉस लगाया है, ठीक है, जो हमारे सेकंड वाला एलिमेंट है वो मिल ही नहीं रहा, तो हम किसके साथ चेक करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके अंदर देखो, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, एक्स इज द फादर ऑफ वाई, क्या एक्स खुद ही एक्स का फादर हो सकता है? क्या तुम खुद अपने पापा बन सकते हो? नहीं, तो ये इसको नहीं करेगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक में देखो, अगर एक्स वाई का फादर है, अब इसको ना मैं ए बी से ले लेती हूँ, ए बी, अगर ए बी का मतलब जो ये एक्स है ना, सिर्फ ये प्लेस बता रहा है, ये सिर्फ एक चेयर का नाम है, इस चेयर पे अगर बेटा बैठा है, ये इसके फादर, एक्स इज द फादर, मतलब ये फादर है और ये सन है, ठीक है। अगर इस वाली चेयर, ये चेयर का नाम है एक्स और इस चेयर का नाम है वाई, ठीक, अब इस चेयर का नाम है एक्स और इस चेयर का नाम है वाई, तो अगर इस पे बी और ए, ठीक, बी और ए मैंने इसको चेंज कर दिया, ये रहेंगे तो ए इज द फादर ना, तो रहेंगे तो यही फादर ना, ये सन रहेगा, वही हस्बैंड ऑफ वाइफ वाला केस। अगर ये फादर है, ये सन या डॉटर कुछ भी है, तो रहेंगी तो वो सन और डॉटर है, यही फादर रहेंगे। तो क्या बी जो इस चेयर पे बैठा है, तो क्या जो इस चेयर पे बैठा हुआ है वो इसका फादर हो जाएगा? नहीं रहेगा, तो बेटा ही ना। आप इधर अपने बेटे का हाथ पकड़ लो या इधर पकड़ लो, या इधर से अपने पापा का हाथ पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, रिलेशन तो वही फादर और सन का वही रहेगा, या फादर और डॉटर का वही रहेगा ना, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, अब मैं इसके अंदर ए बी सी ही नाम लूंगी, जो कि आपके सेट को ए, ठीक है, ए को बिलोंग कर रहा है। अब देखो ए जो है, ए इज द फादर ऑफ वाई, ए इज द फादर ऑफ बी, ये चेयर का नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, ठीक है।
अब जो बी है वो सी का फादर है, जो बी है वो सी का हो सकता है ना, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, फिर आप, है ना, फिर आप यू, फिर आप, ये तो हो सकता है कि ए जो है बी का फादर है, बी है सी का फादर, सी आप हो, बी आपके पापा है और ए आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादू हैं। तो अब इसके अंदर क्या ए सी का फादर हो सकता है? नहीं, वो तो ग्रैंड फादर है ना बेटा, फादर नहीं है। ठीक, ये एज सेम रिलेशन होना चाहिए, जो एक्स और वाई की चेयर पे बैठा है ना उसमें सेम रिलेशन आएगा, तभी हम कहेंगे वो उसको बिलोंग कर रहा है। देखो ए वाई है, अगर ए बी का फादर है पॉसिबल है, बी सी का फादर है ये भी पॉसिबल है, बट ए सी का फादर है क्या जो एक्स वाली चेयर पे बैठा है? नहीं, ठीक है, वो ग्रैंडफादर है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, वो ग्रैंडफादर है। क्लियर है बेटा? ये थी आपकी, अभी तक मतलब आपका फर्स्ट क्वेश्चन कवर हुआ है। 5 पार्ट्स थे, उसमें भी पार्ट्स के भी सब पार्ट्स थे। ये थी रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड 1-2 नंबर के एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ी आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए ये चीजें दी जाती हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करने के लिए ऐसी चीजें दी जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज आगे भी हम वही चीजें कवर करेंगे। अब इसके अंदर देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर रियल नंबर डिफाइंड एज, ठीक है, एक रिलेशन आर है, एक सेट है। देखो अब इसके अंदर भी वर्डिंग की बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये देखो, ये है रिलेशन आर और ये है सेट ऑफ आर रियल नंबर। तो जो रिलेशन आर है वो कहाँ डिफाइंड है? आर क्रॉस आर पर। तो अब इन आर में कंफ्यूज मत होना, ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर। जब बेटा खुद से पढ़ोगे ना, रीड करोगे, तभी आपको ये डिफरेंस पता लगेंगे, नहीं तो एग्जाम में या टेस्ट में जब देखोगे तो ऑब्वियसली दिन में तारे नजर आ जाएंगे, अगर ये डिफरेंस नहीं समझा तो। ठीक है, ये चीजें समझ के करो, रीडिंग करो, तब आपको तरीके से चीजें समझ आएंगी। अब वो कह रहा है आर, अब ये जो क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, इसी से रिलेटेड, इसी के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो कह रहा है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक, अब इसके अंदर देखो, अब लेस देन वाला केस बताती हूँ। देखो 1, ध्यान से समझना, 1 जो है लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर है, हाँ है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है ना, तो ये ठीक है। अब 2 ले लेती हूँ, 2 का स्क्वायर है, हाँ है, क्यों? ये 4 आ गया, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है भाई। ठीक है, ऐसे ही -2 ले लेती हूँ, लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, तो ये -2 है, ये प्लस का 4 आ गया, तो ऑब्वियसली ये तो है ही इससे लेस देन। ठीक है, ऐसे आप कोई भी नंबर ले लो, ये आप बच्चों की मेन क्वेरी है इसीलिए पूछ रही हूँ, इसीलिए क्लियर कर रही हूँ ये चीज। ठीक है, अब आप इसका इधर से करते जाओ, कोई भी नंबर ले लो, बट जो आपका रिलेशन है वो कहाँ डिफाइंड है? रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। जो आपका सेट है, जो आपका सेट है वो क्या है? रियल नंबर्स है। रियल नंबर मतलब उसकी थैली के अंदर माइनस इन्फिनिटी से, मतलब बीच में रेशनल नंबर्स भी भरे हुए हैं उसके अंदर, सिर्फ इंटीजर्स पे काम नहीं करना हमें। ठीक है, उसके अंदर रेशनल नंबर भी तो इंक्लूडेड होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, सारे इंक्लूड होते हैं, इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड नहीं होते, इरेशनल नंबर्स भी, ऐसे वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं इसके, इस पैकेट के अंदर, जो कि रियल नंबर्स का पैकेट है। ठीक, तो सिर्फ इनकी बात नहीं हो रही ना। अगर मैं यहाँ पर ये वाला एग्जांपल ले लूं, 1/2 लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 लेस देन 1/4। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही वो छोटा होता है। देखो 1.2 क्या होता है? 0.5। ये तो आप बच्चों को पता ही होना चाहिए, 12th के बच्चे हो। ठीक है, क्या ये है? 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25। ठीक, तो इसमें हम ये कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहां तक तो रिफ्लेक्सिव है जब तक हम इनकी बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर जब हम यहाँ पर रेशनल नंबर्स पे p/q की फॉर्म में आते हैं, बिकॉज हमारा सेट जो है, रिलेशन जो है हमारा रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। अगर नेचुरल नंबर पे होता या इंटीजर्स पे डिफाइंड होता तो दैट वाज ट्रू, बट इस टाइम वो रियल नंबर्स पे डिफाइन है, तो हम ये चीज को यहाँ से देखेंगे और हम कहेंगे दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एज जब भी मैंने आपको पहले बताया था, फॉर रिफ्लेक्सिव जब आपको प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं? लेट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ए बिलोंग्स टू आर एंड फॉर एवरी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ये रिलेशन है। तो हैज दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है।
अब रिफ्लेक्सिव हो गया नॉट। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए चेक करने के लिए मैंने पहले बताया था दो एलिमेंट्स को लेट कर लेना। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ये क्या है आप इसके साथ लिख दो रियल नंबर्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो अपने सेट में से लेते हैं ना, ये वाला सेट है, ठीक है। अब इफ अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी ये रिलेशन वाला आर है, तो जब आपको ऐसी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना लेना, ठीक, डबल लाइन बना लेना सेट वाले के आगे, सेट वाले के आगे थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक, लेस देन बी स्क्वायर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऐसे जो क्वेश्चन में फंस जाओ ना तो कोई एग्जांपल ले लिया करो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल में लेट्स टेक a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 2। अब इसके अंदर 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये तो सही है। बट 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट इज 2 इज लेस देन 1, नॉट इक्वल, 2 तो ग्रेटर है 1 से। तो ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल, सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए होगा भी ये वाला आर। ठीक है, देखो अगर ए भी बिलोंग कर रहा है जिसको, तो इसका मीनिंग ये हो गया, हमने एक एग्जांपल लिया 1 और 2 का। 1 जो है ए जो है 1 इससे लेस देन है, हाँ है, लेकिन तो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन 2 1 जब जैसे हमने उसको रिवर्स किया तो जो 2 है उससे लेस देन 1 से, मतलब 2 क्या 1 से लेस है नहीं, तो इससे क्या पता लगा 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो बट बी ए, ठीक है, इफ फॉर दिस बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, किसी किसी के लिए होगा, कोई कंडीशन ऐसी होगी ढूंढ लेना जिसमें ये हो भी रहा होगा। बट मैंने कहा ना 100 अच्छाइयों पर एक बुराई बहुत होती है, सिर्फ जब डिस्प्रूव करना हो ना तो एक एग्जाम्पल इज मोर देन सफिशिएंट। आप एक एग्जाम्पल दे दोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है बेटा। अब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, अब ट्रांजिटिव के लिए देख लो। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन, जो डेफिनेशन होती है क्या होती है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट बिलोंग टू आर, ठीक है, ये डेफिनेशन होती है ट्रांजिटिव की। अब फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे लिख देना रियल नंबर्स, आपने रियल नंबर में से उठाए हैं एलिमेंट, हम अपने सेट में से एलिमेंट उठाते हैं, 3 एलिमेंट ले लिए। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लो। अभी बेटा आगे क्यूब वाला भी आएगा, ध्यान से समझ लो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है सारे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं ए को ले लूं 10, नहीं अगर मैं ए को ले लेती हूँ 3, बी को ले लेती हूँ 2 और सी को ले लेती हूँ 1.5, ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिक टाइप का हो गया, बट इस टाइप के बहुत एग्जांपल्स बनेंगे, आप खुद सर्च करना। हमें इस तरीके से सर्च करना होता है कि वो उससे ग्रेटर ना हो जाए, हमें दिखाना है ना, हमें एक एग्जाम्पल ऐसा दिखाना है कि ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये नाइदर वाला केस है आपका, आपको दिखाना है कि नहीं हो रहा, या फिर आपको पहले से पता है, आप समझ रहे हो कि ऐसा तो हो नहीं सकता, एक ना एक केस तो ऐसा जरूर निकल जाएगा जो नहीं होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। अगर ये वाला केस ले लेती हूँ, तो अगर आपको इफ ए बी अगर चेक करोगे तो इसका मीनिंग बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज 3 2 बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये तो ठीक है, ठीक है। अब बी सी का चेक कर लेते हैं, बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज बी इतना होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 इंटू 1.5 बिलोंग्स टू आर के लिए 2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.25, ठीक है, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो यस ये भी ठीक है। देखो 2 जो है 2.25 से लेस देन होता है,
ठीक है, 2 जो है 2.25 से लेस देन होता है। बट अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ए और सी में। ठीक है, हमें बात करनी है अब ए और सी बताना है, ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं, हमें यही तो दिखाना होता है कि फर्स्ट कंडीशन भी बिलोंग कर रही है, सेकंड कंडीशन भी बिलोंग कर रही है, पर थर्ड नहीं कर रही, तभी हमारे ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव के लिए हम यही बात दिखाते हैं। अब ए सी 4 करने के लिए, बिलोंग करने के लिए, दैट मीन्स कि 3 1.5 के लिए हम क्या करेंगे, चेक 3 1.5 स्क्वायर से लेस देन है, नहीं है, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 2.25, 2.25 भी छोटा है, 3 तो बड़ा है, तो ये नहीं है। दैट मीन्स सी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक है, हमें उसका उल्टा प्रूफ कर देना होता है। ये बेटा यही हमें दिखाना था, अगर ये भी बिलोंग कर रहा है, अगर ये भी बिलोंग कर रहा है, ये हमने दिखा दिया, यहाँ पर ये भी बिलोंग कर रही है कंडीशन, ये कंडीशन भी बिलोंग कर रही है। ठीक है, दोनों कंडीशंस बिलोंग कर रही हैं, हमने ए बी सी लिया और दोनों को उसी कंडीशन में डालकर दिखा दिया, ये दोनों तो बिलोंग कर रही है, बट जब बात आई ए सी की तो फिर वो उसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। क्लियर है सब बच्चों को बेटा? फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछ लिया करो, मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से समझाती हूँ कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। मेरे लेक्चर्स भले ही दूसरे लोगों से लंबे होते हो या बड़े होते हो, मुझे इस बात की इतनी नॉलेज नहीं है, बट मुझे ये पता है कि मैं एक एक बात आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है, मुझे बस इतना पता है कि मैं ये चाहती हूँ अगर जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो उसको किसी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और njinfinityclasses.com पर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर लाइव डाउट सेशंस भी हैं, आप लाइव डाउट सेशंस में अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो। तो आप यहाँ पर अब देखते हैं। ठीक है, अब देखो चेक वेदर द रिलेशन आर, देखो अब ये आपका आ गया फाइनाइट सेट पर आ गया, फाइनाइट सेट पर आपको ये गिवन है रिफ्लेक्सिव बताना है, इससे सब में यही बताना है, सारे क्वेश्चन में सेम ही कहानी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तभी मैं कह रही हूँ अच्छे से सारी एक्सरसाइज कर देना, 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और 5-6 एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो आप ये लगाओ 21 या 22 के अराउंड क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से कर लोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन इसमें करवा रही हूँ ना, इसी टाइप के, ऑलमोस्ट इसी टाइप के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के पूछे जाते हैं, बट अभी हम और भी करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी इसमें भी लिखे हैं मैंने, इस एक्सरसाइज में भी मैं दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है आपसे। अब इसके अंदर देखो ये एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके अंदर रिलेशन बना लो, बिकॉज ये कैसा है आपका फाइनाइट सेट है, तो यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा, देखो जो बी है, जो ये वाली पोजीशन है उसका a+1 है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं a1 लेती हूँ तो ये 2 आ जाएगा, अगर 2 लेती हूँ तो 3 आ जाएगा, 3 लेती हूँ तो 4 आ जाएगा, 4 लेती हूँ तो 5 आ जाएगा, 5 लेती हूँ तो 6 आ जाएगा, बस इससे आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक, एक तो मैंने ये बता दिया आपको, आप इस तरीके से बना सकते हो बिकॉज ये फाइनाइट सेट था, लेकिन जिस तरीके से अब मैं आपको ऑफिशियली तरीके से बताती आ रही हूँ उस तरीके से ही बताऊंगी। अब ये देखो फॉर रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट आपका क्या आया, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेट करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू, जो भी इसका सेट गिवन है, सेट का नाम नहीं दिया, सेट इसने पूरा एज इट इज दिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या फिर आप भी यहाँ पर नाम दे सकते हो, लेट सेट एस इज इक्वल्स टू 1 2 3, फिर आप इसकी जगह डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, बिलोंग्स टू। ठीक है, आप यहाँ पर इस सेट की नेमिंग कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, अगर ए सेट है, ए एलिमेंट कोई भी मैंने एस सेट से ले लिया, तो क्या ए इसको बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज ए कैन नेवर बी इक्वल टू a+1। ठीक है, खुद ही नंबर, जो खुद का ही नंबर है वो खुद के ही a+1 के इक्वल कैसे हो जाएगा, a इक्वल टू a ऑलवेज 1 इक्वल टू 1 ऑलवेज 1 2 इक्वल टू 2 ऑलवेज, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो a इज इक्वल टू खुद के ही +1, a खुद से एक ज्यादा के इक्वल हो जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आप इसको इस तरीके से शो करोगे। अब सेकंड आ जाता है आपका सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिमेट्रिक मैंने बताया आपको दो एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते, लेट
ए बी बिलोंग्स टू एस, मैंने यहाँ पे सेट का नेमिंग कर दी इसलिए लिख रही हूँ एस। ए बी, अगर आप इसकी नेमिंग करके नहीं दिखाओगे और एस लिखाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपके एग्जामिनर को नहीं पता एस क्या है, बिकॉज यहाँ पे सेट का नाम गिवन नहीं है। या फिर आप इस तरीके से पूरा लिखो या उसकी नेमिंग कर दो फिर लिखो, ठीक है। अब अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए बी जो है नेक्स्ट वाला एलिमेंट वो a प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। देन बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, बी ए बिलोंग नहीं करेगा बिकॉज ए कैन नेवर बी इक्वल टू बी प्लस 1। आप खुद ही सोचो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दे भी दो, इफ यहाँ पर देखो 1 2 बिलोंग टू आर, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। बट 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, ठीक है। जो ये वाला एलिमेंट है वो 1 प्लस 1 के इक्वल है, बट क्या 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। जो सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, जो सेकंड पोजीशन पे वो इधर लिखेंगे। तो अगर हमारे पास, बट ये नहीं हो सकता, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग टू r, तो 2 1 जो है 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, देखो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 आ गया। बट अगर हम 2 1 लेते हैं तो 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये आर में बिलोंग नहीं करेगा। हैंस दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आप यहाँ से देख भी सकते हो, किसी के लिए भी सिमेट्रिक रिलेशन ये नहीं है। अब थर्ड आ जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जो कि सेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक। अब अगर देखो इफ ए, ध्यान से देखना, इफ ए भी बिलोंग्स टू आर, जब मैं ऐसे लिखती हूँ तो दिखता है ना, हाँ इस तरीके से मैं लिखती हूँ, आपको दिखता रहे। अगर इसका मीनिंग क्या हुआ कि b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, ठीक है। अगर b c बिलोंग कर रहा है r को, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, c इज इक्वल्स टू b प्लस 1, ठीक है। b इज इक्वल्स टू a प्लस 1 और इसका हुआ c इज इक्वल्स टू b प्लस 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको क्या मिलेगा, b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 1 प्लस 1, ये इसका 1 इसका 1 इसके 2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से देखो b कैंसिल हो गया, आमने सामने है, तो यहाँ पर क्या हो गया, c इज इक्वल्स टू a प्लस 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या था, कंडीशन के अकॉर्डिंग c इज इक्वल्स टू a प्लस 1 चाहिए था, बट ये c इज इक्वल्स टू a प्लस 2 के इक्वल आएगा। खुद ही दिमाग लगा लो, जैसे कि ये 1 2 है, ये 2 3 है, ठीक है। ये तो चलो इसके वो हो रहा है, देखो अगर ये 1 2 है, ये 2 3 है, तो कभी 1 3 हो सकता है क्या, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 2 है, इन दोनों का डिफरेंस। ऐसे देखो 2 3 है, 3 4 है, पर 2 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो यहाँ से a प्लस 2 आ गया, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, c इज नॉट इक्वल्स टू a प्लस 1, c a प्लस 1 के इक्वल नहीं है। कितने के भी इक्वल हो हमें मतलब नहीं, हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। हैंस a c डज नॉट बिलोंग टू r, जो a c है वो r को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। जो ए सी है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा, ए भी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये यहाँ से आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, और ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो इस तरीके से बेटा ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पर क्या था, स्क्वायर वाला था, इससे पहले जो किया था ये है सिर्फ लेस देन वाला, अभी क्यूब वाला भी आ जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में गिवन है, देखो ये तीनों कंडीशन के आपको गिवन है, ठीक है बेटा। तो अभी मैंने आपको कहा था सारे इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको सारे करवा दूंगी, ताकि क्या होता है ना, अगर इतने सी भी ट्रिक अलग होती है ना, तो आप बच्चे वही कंफ्यूज हो जाते हो, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको मैथ्स से डर लगने लग जाता है, डरते भी जल्दी हो, ठीक है। तो पेशेंस रखा करो, तो बेकार में आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं करवा रही हूँ। अगर आप खुद से इसको कर सकते हो तो एक बार वीडियो स्टॉप करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक। एक बार वीडियो स्टॉप करके एक बार ट्राई कर लो अपने आप से, अगर आप कर सकते हो तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, बिकॉज एग्जाम में तो आपको ही करके आना है, ठीक। यहाँ पे इतना पढ़ाने का, इतना डीपली पढ़ाने का यही मतलब है कि ना आप बच्चे खुद से सीखो, मुझसे नहीं पढ़ते रहो हमेशा। मैं तो यही चाहती हूँ ना, मेरे से जो बच्चे सीखे वो अपने आप से करना सीखे, बिकॉज एग्जाम में उन्हें खुद ही जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हें खुद देने हैं, वहां पर कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है तो बेटा वीडियो स्टॉप कर लो 2 मिनट के लिए। शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड दस, इसमें से बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। अब खुद देखो
और ये कहाँ पर डिफाइंड है, आर पे डिफाइंड है, ये आर पे डिफाइंड है। देखो रिलेशन आर है और इन आर डिफाइंड एज इन आर मतलब कि आर इज द रियल नंबर, ये सेट है। तो आपको ये वर्डिंग समझनी जरूर पड़ेगी, आर और आर में बात कहाँ हो रही है। ठीक, अब इसके अंदर देखो रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव लेट ए बिलोंग्स टू आर दैट इज रियल नंबर्स, यहाँ पे आप लिख लेना रियल नंबर्स। ठीक है, एक एलिमेंट ले लिया, रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक ही एलिमेंट लेते हैं, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब इसके अंदर देखो फॉर एवरी ए, ठीक है, फॉर एवरी ए देयर इज ए बिलोंग्स टू आर, कि हर एक ए के लिए जो भी रियल नंबर में कुछ भी है उसके लिए ए आर को बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं बताती हूँ। देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 1.5, -1/8 इज लेस देन इक्वल टू -1/, क्योंकि इक्वल का साइन है ना इसमें। ठीक है, और उस वाले में हम स्क्वायर कर रहे थे, इस वजह से छोटा बड़ा हो रहा था, एक साइड सेम रह जाता था, एक साइड स्क्वायर हो जाती थी, तो 1/4 बन जाता था। ठीक, तो इस तरीके से, बट इसके अंदर इक्वल का साइन है, सिर्फ ये लेस देन इक्वल है ना, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं हो रही, तो ये हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, लेट दिस फॉर ऑल ए देयर इज ए बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन आ गया आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। अब सिमेट्रिक का देख लेते हैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, बेटा बार बार हेडिंग्स वगैरह ज्यादा इसलिए लिखते हैं बिकॉज टाइम वेस्ट होता है। ठीक, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर क्या कहते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट्स ले लिए, किसमें से, आर रियल नंबर। लिख देना जब ये आर आ जाता है ना, तो जब रियल नंबर सेट हो ना, स्पेशली एक बार मेंशन कर दिया करो, कुछ नहीं जाता। यहाँ पे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, वहां पे तो आप एक ही करते हो एग्जाम में, टेस्ट में, या फिर चलो जब प्रैक्टिस करो तो दिमाग में रखो, एक दो बार लिख लो, एक दो बार मत लिखो, बट आपको लिखना जरूरी है वहां पर। ए भी जो है अगर आर को बिलोंग कर रहा है, इफ का मीनिंग ये हो गया, तो ए जो है लेस देन इक्वल टू बी है तभी बिलोंग कर रहा होगा, बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, वो नहीं करेगा। ठीक है, वो नहीं करेगा बिकॉज फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से, अगर हम 1 2 ले लें, ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन है ना, लेस देन वाला वर्ड है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर एज, क्योंकि 2 जो है नॉट लेस देन इक्वल टू 1 जो है। देखो फॉर एग्जाम्पल 1 2 बिलोंग टू आर एज दिस, बट दिस डज नॉट बिलोंग टू आर बिकॉज 2 इससे लेस देन इक्वल टू नहीं है, सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा है, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जहां पर आपको ऐसा लगे, छोटे मोटे एग्जाम्पल दे सकते हो एक लाइन के, तो आपको दे देने चाहिए। ठीक है, एक दो लाइन के एग्जाम्पल, जैसे इसमें तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर इसके अंदर अगर आप देना चाहो तो ये ऐसे एग्जाम्पल जो मैं दे रही हूँ आप एज इट इज लिख सकते हो। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पर। देखो ट्रांजिटिव पर, देखो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, लेट 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज जो कि हमारा सेट है, जो कि रियल नंबर है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ, बी इज लेस देन इक्वल टू सी। ठीक, ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी इज लेस देन इक्वल टू सी। तो इसके अंदर देखो, इफ देखो ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यही है ना, और b इज लेस देन इक्वल टू c, ऑब्वियसली a तो इससे छोटा ही हो गया ना, दिस इंप्लाइज a इज लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, देखो ये a है, ये b है, ये c है, तो a छोटा है, b बड़ा है, उससे भी बड़ा c है, तो ऑब्वियसली a c से छोटा ही हुआ ना, तो a इज लेस देन c, तो मतलब कि a c बिलोंग्स टू r। दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ से पता लगे ना, अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। देखो जो जिस क्वेश्चन की मैंने बात करी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू। ठीक, जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को, बिकॉज सेम ही है। अब इसके अंदर देखो, फॉर रिफ्लेक्सिव लेट ए बिलोंग्स टू आर, आर इज द सेट, रियल नंबर यहाँ पे लिख देना। अच्छा, अब इसके अंदर सेम है, अगर देखो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ए लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है,
फॉर ऑल ए नहीं है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सेम स्क्वायर वाला केस, सेम ये क्यूब वाला है, सेम स्क्वायर वाला केस देखो, सभी ए के लिए नहीं हो सकता। देखो 1 रियल नंबर है, 1 के लिए हो जाएगा, ठीक है। 2 उन नंबर के लिए तो हो जाएगा, बट अगर 1/2 ही ले लूं मैं, अगर यहाँ पे मैं लिखूं इफ a इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8 नहीं, ठीक है। ये क्या है? 1/2 का क्यूब, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। सो फॉर एवरी ए, किसी किसी के लिए तो है, बट हमें एवरी के लिए प्रूफ करना होता है। फॉर एवरी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। आप ये वाले एग्जांपल्स दे सकते हो बेटा, इसमें ऐसे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जब अब ये 2 वाला 2, 3, 4 नंबर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकी कैलकुलेशन ईजी होती है, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देने बैठ जाऊँ 12 का, 14 का, 15 का, आपको ही प्रॉब्लम आएगी, 27 का, 56 का, तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। तो इसके अंदर इसलिए आप ये 1, 2, 3, 4 तक की एग्जाम्पल लेके चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। अब दूसरा आ जाएगा सिमेट्रिक के लिए, हम क्या करते हैं? 2 एलिमेंट्स लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज रियल नंबर से। अब इसके अंदर देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू 1 और बी इज इक्वल्स टू 2, तो इफ 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, तभी इसको बिलोंग कर रहा है। बट 2, 1, इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 इज लेस देन, ठीक है, 2, 1, 1 का तो 1 ही रहेगा ना, 2 इज लेस देन 1, ठीक है, नहीं हो सकता, बड़ा है उससे। दैट मीन्स 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट इज फॉर, इसको आप कैसे लिखोगे? फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, देयर इज नो बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। कि जो सारे ए बी बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए जरूरी नहीं है नो बी ए बिलोंग्स टू आर करे। सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक। अब आ जाता है ट्रांजिटिव पर। फॉर ट्रांजिटिव, लेट, इसके लिए तीन एलिमेंट्स ले लेंगे, बिलोंग्स टू आर। हमने कहा कि जो आर सेट है उसमें से 3 एलिमेंट्स ले लो, ए बी सी। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए उसके अंदर है तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स, बट हमें प्रूव करने के लिए 3 ही एलिमेंट चाहिए, इसलिए हम ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। ए बी एंड सी, हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब इसके अंदर, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल ए ले लेती हूँ मैं यहाँ पर 10, बी ले लेती हूँ 5 और सी ले लेती हूँ 2, ठीक। 10, 5, 2, आप यहाँ पर 10, 5, 3 भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 100 भी ले सकते हो, पता है 100 भी ले सकते हो, वो भी आपको पता लग जाएगा हम एग्जाम्पल्स किस तरीके से निकालते हैं, क्या सोच के निकालते हैं। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है सोचना, पर जैसे जैसे हैबिट पड़ेगी तो आपको निकालने आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर इफ 10 और 5 ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज 10 इज लेस देन इक्वल टू 5 क्यूब, दैट इज 10 इज लेस देन इक्वल टू 125, ठीक। इफ ये कर रहा है बिलोंग, 5 2 बिलोंग टू आर, इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट 5 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, दैट इज 5 इज लेस देन इक्वल टू 8, तो ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट आप यहां पर चेक करो, बट फॉर 10 और 2, ए और सी, 10 और 2 के लिए चेक करो, 10 2 का क्यूब, तो ये इसके लेस देन नहीं है, 10 इज नॉट लेस देन 8, ठीक है। या तो इक्वल हो या लेस देन हो, कुछ भी नहीं है, ना तो इक्वल आ रहा है ना लेस देन आ रहा है, ये तो से ग्रेटर है। हैंस इससे क्या पता चलता है, आप लिखना यहाँ पर, हैंस 10 और 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। हैंस दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ये दोनों कर रहे हैं उसको बिलोंग, बट ये नहीं कर रहा, तो ऐसे ही आप किस लैंग्वेज लिखोगे? हैंस for all A, B, C belongs to R, सेम लैंग्वेज है सारे क्वेश्चंस में। There is A, B belong to R
and BC belong to R, but AC does not belong to R, hence there is not a transitive relation. क्लियर है? तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे लाइन वाइज लाइन क्लियर हो गए. अब ये देखो बिल्कुल अच्छा सा छोटा सा एक सेट गिवन है आपको 1 2 3. बेटा जहां जहां सेट का नाम नहीं है देखो शो दैट दिस रिलेशन इन द सेट. सेट डायरेक्ट दे दिया तो आप इसमें अगर आपको नीड हो लेट सेट ए, इसका नाम सेट ए कर लो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा लेट ए. तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट अगर बड़े क्वेश्चन आते हो जैसे कि मैंने बाद में पीछे बताया था तो उसका नेमिंग कर लेते हो ना तो टीचर्स ठीक है नंबर लगाते हैं, नहीं तो कहते क्या ए, हमें तो नहीं पता इस क्वेश्चन में ए क्या है. ठीक है, तो अब इसके अंदर ये बताना है ये कैसा है. ये देखो अब इस सेट के अंदर अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, पर नहीं है. तो ये क्या है, डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है, ये तीनों ही नहीं है, तीनों ही होने चाहिए थे. अब ये सिमेट्रिक है, देखो 1 2 है तो 2 1 है, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन. देयर इज 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, हेंस दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन. हमें सिर्फ इसी के बारे में बात करें, जनरल बात नहीं करनी. ठीक, फॉर ट्रांजिटिव यहाँ पे लिखोगे फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्रिक, फॉर ट्रांजिटिव. फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए ये नहीं है, हेंस दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. देयर इज ये और ये, हेंस दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. फॉर ट्रांजिटिव 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 does not belong to R, hence this is not a transitive relation. तो ये सिर्फ क्या है आपका सिमेट्रिक रिलेशन है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है. यही आपको बताना था क्यों नहीं है, बस वो यही पूछ रहा था क्यों नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है. सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 भी है 2 1 भी है, उसके अलावा और कुछ है नहीं जिसका हम चेक करेंगे. अगर वहां पे 1 2 है, मान लो इसके अंदर 1 2 है 2 1 है और 3 1 है, आप बच्चे कमेंट करो क्या ये सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा. देखो 1 2 2 1 है पर 3 1 है तो हम चेक करेंगे 1 3 क्यों नहीं है. 1 3 नहीं है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है. तो इफ वर्ड का बहुत इसमें मतलब अच्छा वाला रोल है. इफ वर्ड अगर ये है तो चेक करेंगे, अब ये है ही नहीं तो ये चेक भी नहीं करा. अब ये है तो हमने इसको चेक कर लिया, अब नहीं है. अगर है तो चेक करेंगे, अगर वाला वर्ड जो है इफ. ठीक है, अब ये कह रहा है ट्रांजिटिव 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 से स्टार्ट होता हुआ 2 1 भी बिलोंग कर रहा है. देखो बी बट 1 1 कहाँ गया फिर, ए सी मतलब कि 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, जो भी लास्ट में हमने किए थे ना रियल लाइफ से रिलेटेड थोड़े से उसी टाइप का है. ये कह रहा है रिलेशन है आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय ए के रिलेशन गिवन है. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, मैं आपको बता देती हूँ. देखो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे करोगे, इसमें रिलेशन क्या गिवन है, जो एक्स और वाई है, जो ये प्लेस है सेम नंबर ऑफ पेजेस है, दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस है. अब रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स है, अब यहाँ पर मैं ए बी से लेती हूँ. ठीक है, ए है तो ऑब्वियसली सेम बुक है तो सेम नंबर ऑफ पेजेस करेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट क्या है ए. देखो सेट का नाम यहाँ पर गिवन है ए. ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू आर, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, फॉर एवरी ए, जितने भी बुक्स हैं लाइब्रेरी में सबके लिए खुद की ईच एंड चाहे उसमें 1000 बुक हो, सब खुद की खुद. ऑब्वियसली इसमें 400 है तो इसमें भी 400 ही है, खुद ही तो है. बस ऐसे करके देख रहे हैं. अब सिमेट्रिक के लिए आ जाओ. सिमेट्रिक के लिए अगर मान लो वो रिलेशन में है, अगर ए बी जो है वो रिलेट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस है, अगर इसके अंदर 400 है तभी इसके अंदर 400 है, तभी ये रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं. रिलेशन में मान लो ये रिलेशन एक रूम है आर, इसके अंदर हमने ए बी को साथ एक ही चेयर पे बिठा दिया, दैट मीन्स उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है. ठीक है, अगर ए बी में अब वही बात है, अब इसकी सीट चेंज कर दो बुक तो वही रहेंगी. अगर इसके अंदर पहले 400 थे 400 थे, अभी भी तो 400 ही रहेंगे. तो ऑब्वियसली अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करेगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है. ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए देख लो. देखो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है मतलब इसमें भी 400 है, इसमें भी 400 है, इसे बी सी भी बिलोंग कर रहा है, इसमें भी 400 है, इसमें भी 400 है, तो ए सी, तो नंबर ऑफ पेजेस इसको कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ पेजेस इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बी. नंबर ऑफ पेजेस इन ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन सी. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो मैं बोलती हूँ ना वो भी ज्यादा ध्यान से सुना करो, जो लिखती हूँ वो भी ध्यान से सुना करो, कोऑर्डिनेट किया करो, बिकॉज इतनी बातें बोल जाती हूँ, लिखती नहीं हूँ, कम लिखती हूँ। ठीक है बेटा, मेरा अभी मेन फोकस है आपको समझ आ जाए, जो एक वो होगा ना किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिख के आने हैं। वैसे तो जितना बोला जाता है इतना भी सफिशिएंट होता है, ज्यादा लैंग्वेजेस भरने की ज्यादा खास जरूरत नहीं होती। कई बच्चे होते हैं ना पूरी थ्योरी लिखाते हैं, इतनी कोई जरूरत नहीं होती, जितनी जितनी थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं उस तरीके से। हाँ, इतना कम भी नहीं लिखना कि उसको पता ही ना लगे तुम क्या करके आए हो, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी फोकस करो। ठीक है, अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है, मतलब कहने का मतलब है इन चीजों को देखो, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक बी, और इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक बी नंबर ऑफ पेजेस इन सी। इससे क्या पता चला, 1 और 2 इक्वेशन से आपको क्या पता चला, नंबर ऑफ पेजेस इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन सी। हैंस जब ये तीनों ही आपस में इक्वल है, हैंस नंबर ऑफ पेजेस इन ए इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. This is the transitive relation. अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, hence this is the equivalence relation. ठीक है बेटा, किसी दिन मैं पीडीएफ में, अभी आपकी स्टार्टिंग हुई है, जो पीडीएफ बना के दूंगी प्रॉपर राइटिंग पैटर्न से। ठीक है, प्रॉपर राइटिंग पैटर्न उसके अंदर लिख के दूंगी, हैंड रिटन नोट्स दूंगी आपको कि आपको ये क्वेश्चन वहां पर किस तरीके से लिख कर आना है। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं पूरा उसको पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। अब ये देखो, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 इस चैप्टर का, एग्जाम्पल 1, इसके अंदर देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज इन अ स्कूल। एक सेट ए है, ये क्या है, ऑल सेट ऑफ ऑल बॉयज स्टूडेंट्स है। ठीक है, सारे जो बॉयज स्टूडेंट है ना स्कूल के, ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के सारे बॉयज स्टूडेंट है। अब दिखाना है कि एक रिलेशन आर है गिवन बाय ए बी, जो भी इसके अंदर पेयरिंग आएगी ना वो क्या आएगी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। जब सारे ही आर है, सब सारे ही बॉयज हैं, तो ये इसकी सिस्टर कैसे हो सकती है, ये सिस्टर कैसे हो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या होगा आपका, एम्प्टी रिलेशन होगा। ये कैसा रिलेशन आया आपका, एम्प्टी, मतलब कोई भी बनेगा ही नहीं ना। वो कह रहा है जो ए पोजीशन पे है, जो यहाँ पर है, वो बी की सिस्टर है, चाहे बी कुछ भी है, बी सिस्टर हो, ब्रदर हो, कुछ भी हो, ए जो है उसकी सिस्टर है। ए सिस्टर है मतलब फीमेल है, वो गर्ल है, गर्ल है ही नहीं हमारे सेट में, तो ये कैसा हो गया, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, जो मैंने 2 एक्सट्रीम रिलेशंस आपको पढ़ाए थे, एक्सट्रीम रिलेशंस क्या होता है, एक एम्प्टी रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन, बस उसी को सिग्निफाई करने के लिए ये एग्जांपल आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको शो करना था, दिस इज द एम्प्टी रिलेशन। ये सिर्फ थ्योरेटिकल सा है, दैट there is no girl in the set A, there is no girl in the set A, so no one can be the sister of anyone, कोई भी सिस्टर नहीं हो सकता। बस ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपको शो करना है यूनिवर्सल है। देखो ए बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ए बी इज लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर बेटा कितना होता है, इतना होता है। 1 मीटर ये होता है, 1 मीटर, 2 मीटर इसका डबल, 3 मीटर इसका भी डबल, मतलब 1 मीटर जो है ना अप्रोक्स आपका 3 फीट के अराउंड होता है। 3 फीट मतलब मेरे यहाँ तक आ गया, 5 फीट यहाँ तक आया, 6 फीट यहाँ तक आ गया। ठीक है, अप्रोक्स लंबे से लंबा आदमी भी 6 फीट का होता है नॉर्मली, 6 फीट का। और जो बच्चा एक न्यू बॉर्न बेबी होता है वो मतलब आपका 1 फीट का तो होता ही है, इतना तो होता ही है। अगर हम मैक्सिमम उसके अंदर भी बताएं तो उसके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है उनकी हाइट्स में, 5 फीट का डिफरेंस आ जाएगा, मैक्सिमम बता रही हूँ। 6 फीट का बंदा, चलो 7 फीट का ले लेते हैं एक्सट्रीम केस। ठीक है, एक्सट्रीम केस ले लेते हैं, 7 फीट का तो होता ही नहीं है, 6 से कम ही कम है आजकल जो हाइट है ना नॉर्मल, तो वो क्या है 6 फीट के लगभग होती है, 6 फीट से कम ही में रह जाते हैं अब। तो मान लो हम 7 फीट भी ले ले, उसमें भी अगर 1 फीट का बच्चा है, उन दोनों की हाइट का डिफरेंस मैक्सिमम 6 फीट हो जाएगा। 6 फीट हो जाएगा, 6 फीट का मतलब हो गया अप्रोक्स आपका 2 मीटर। 2 मीटर से ज्यादा तो किसी भी इंसान की हाइट में डिफरेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता 2 फीट से, मतलब 2 मीटर से ज्यादा, तो 2 मीटर भी ज्यादा बोल दिया, 1 फीट भी, 1 मीटर भी 3 पॉइंट समथिंग कुछ फीट होता है। एक बार आप सर्च करके देख लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे भी बता देना। ठीक, वो मतलब कि लगा लो 2 मीटर से कम ही डिफरेंस होता है। तो ये क्या कह रहा है, ए बी द डिफरेंस बिटवीन, जो ये सारे बॉयज का जो सेट है ना, ऑल बॉयज स्टूडेंट का जो सेट है उनके बीच में, और जो स्कूल के स्टूडेंट है तो कोई एक इतना होगा तो कोई इतना होगा, बस मैक्सिमम, और कितने होंगे। ठीक, अब इसके अंदर वो कह रहा है सबके बीच में जो हाइट का डिफरेंस है लेस देन 3 मीटर, लेस देन 3, ऑब्वियसली
3 मीटर से कम ही होगा, मतलब ही नहीं बनता किसी का 3 मीटर से ज्यादा हाइट डिफरेंस हो जाए। तो ये कैसा आ गया, आर क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट, मतलब सबके जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सारे बॉयज के, B1 B2 मतलब सबका आपस में कॉम्बिनेशन बन गया। अगर 100 बॉयज है ना तो सबका आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, रिलेशन में आ जाएंगे। तो ये क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर बस क्या लिख दें, यूनिवर्सल सेट बिकॉज ऑल द बॉयज हैव लेस देन 3 मीटर्स डिफरेंस इन देयर हाइट्स, ठीक है, all the boys have less than 3 meters difference in their height। सभी बॉयज का आपस में 3 मीटर से कम ही होगा हाइट डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा आर डैश। यहाँ पे क्या लिखा है, आर डैश, यहाँ पे बात हो रही थी आर की, यहाँ पे थी आर डैश की। तो इन नोटेशंस को थोड़ा सा ध्यान से देख लिया करो, ठीक। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 2 पर। अब इसके अंदर देखो, टी बी द सेट, ध्यान से समझना इसको, टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन विद आर इज अ रिलेशन इन टी। आर क्या है, रिलेशन है टीम टी। टी क्या है, एक सेट है, टी एक सेट है। टी किसका सेट है, ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ठीक है। एक कोई प्लेन है, उसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, मतलब कि थ्री जिसकी साइड्स है ना वो वाली शेप्स है, वो कैसी मर्जी हो सकती है, ठीक। बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं उसके अंदर। जो रिलेशन डिफाइन है वो क्या है, T1 T2 फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के। कॉन्ग्रेंट मतलब एग्जैक्टली सेम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम मतलब अगर मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखूं ना, देखो ये है, देखो ये एग्जैक्टली सेम है, अगर मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रखूं तो ये दिखेंगे भी नहीं। देखो अगर मैं इन दोनों को रखूं ना तो देखो एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट। ये तो भी मैंने अच्छे से रखा नहीं, अगर मैं इसको बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप कर दूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कॉपी पेस्ट किया है। तो इनको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट, जिनके की एंगल्स भी सेम है, देखो एंगल्स भी सेम है, साइड्स भी सेम है, एंगल्स भी सेम है, साइड्स तीनों एंगल्स और तीनों साइड सेम है, दैट इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। इनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसको शो करना है, ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए आप, इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए आ जाओ, फॉर रिफ्लेक्सिव लेट T1 बिलोंग्स टू सेट ए। सेट का नाम क्या है हमारे पास, टी है, रिलेशन है, हाँ टी। टी सेट में से हमने एक, इसको स्मॉल से, जो ट्राइंगल्स है ना उनको स्मॉल से हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। एक T1 है जो कि टी सेट से हमने ले लिया, सेट का नाम है टी, उसमें से हमने एक T1 ले लिया, मतलब कि ये एक सेट है टी, इसमें से एक T1 ट्राइंगल हमने ले लिया। अब T1 बिलोंग्स टू आर, ऑब्वियसली जो T1 है, जो कह रहा है पहले वाला ट्राइंगल है दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो खुद जो ट्राइंगल है खुद के तो एग्जैक्टली सेम होगा ही, एक दूसरे के तो कौन, एज T1 इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ T1, ठीक है, एज T1 इज कॉन्ग्रेंट, इज ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, कोई भी ले लो। अब ये खुद के कॉन्ग्रेंट होगा, ये खुद के कॉन्ग्रेंट होगा, ये खुद के से सारे ट्राइंगल, ये भी खुद के कॉन्ग्रेंट होगा, सारे ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रेंट होंगे। तो T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, सारे ही T1 के लिए जो बिलोंग करे T से, T1 इज ऑलवेज कॉन्ग्रेंट टू T1, सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, T1 T2 लेट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, लेट, आप यहाँ पे लिखोगे फॉर सिमेट्रिक, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू T, ठीक है, हमारे सेट का नाम है यहाँ पर टी, तो टी से ही एलिमेंट लेंगे। इफ T1 T2 बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग्स का साइन आएगा, बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, इसका मीनिंग क्या हुआ, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। अब यहाँ पर देखो, दोबारा से आपको दिखाती हूँ,
ठीक है, ये देखो ये T1 है, ये T2 है, तो ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम है। अगर मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, T2 को इधर लिख दिया, T1 को इधर लिख दिया, तो क्या डिफरेंस है? तो भी तो एग्जैक्टली सेम ही रहेंगे ना। ठीक, अब इसके अंदर देखो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? T2, इसका मीनिंग क्या हुआ? T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1, दैट इज T1 बिलोंग्स टू R। Hence this is the symmetric relation, this is the symmetric relation। अब ऐसे ट्रांजिटिव के लिए आ जाएंगे, देखो इधर ट्रांजिटिव के लिए फॉर ट्रांजिटिव लेट, इसके अंदर तीन एलिमेंट्स लेट करते हैं, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू कैपिटल T वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उस सेट में से तीन एलिमेंट्स ले लिए। अगर इफ दो एलिमेंट्स को हम यही लिखते हैं बेटा, लैंग्वेज सब में सेम है, बिलोंग्स कर रहा है R को, दैट मीन्स T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर इफ T2 बिलोंग कर रहा है T3 को, दैट इज T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। फ्रॉम 1 and 2, इसको नंबरिंग दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2, फ्रॉम 1 and 2 T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3, this implies T1 is congruent to T3। देखो ये ट्रायंगल T1 है, ये ट्रायंगल T2 है, ये देखो ये उल्टे सीधे बन जाते हैं, तभी मैं आपको फिगर्स में से दिखाती हूँ। क्या ही हो गया? ठीक है, देखो ये छोड़ो, ये है आपका T1, ये T2, ये T3। ठीक है, ये तीनों क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये एग्जैक्टली सेम इसके है, ये एग्जैक्टली सेम इसके, तो ये दोनों भी तो एग्जैक्टली सेम हुए ना। ठीक है, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, हैंस T1 T3 बिलोंग्स टू R। अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है, T2 T3 बिलोंग कर रहा है, तो T1 T3 भी R को बिलोंग करेगा। Hence this is the reflexive relation, symmetric relation and transitive relation, so this is the equivalent relation। ठीक है बेटा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द एग्जांपल 3। अब इसको ध्यान से देखना, ये लाइंस है, एक प्लेन में क्या है? लाइंस है, ऐसे 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 हर तरीके के लाइंस हैं। ठीक है, और सेट का नाम है L, सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। आप इसको कैसे लिखोगे? सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। आर बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। वो कह रहा है जो L1 है L2 के परपेंडिकुलर होगी तभी R के अंदर आएगी। ठीक है, अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो अब चेक करना है हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक, अब इसके अंदर सिमेट्रिक वो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आप चेक करोगे तो आप यहां से देखो, अब आप इसके अंदर एक चीज लोगे L1 बिलोंग्स टू L। ठीक है, L1 मैंने इसमें भी स्मॉल ले लिया, जैसे भी ट्रायंगल वाले केस में मैंने किया था। ठीक, अब इसके अंदर हमने ले लिया L1 बिलोंग्स टू L। अब जो L1 है वो आपस में L1 परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमारे पास इटसेल्फ लाइन होती है वो हम उसको पैरेलल बोलते हैं, ना कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, इसका भी मीनिंग है, आप पढ़ भी चुके हो, 11th क्लास में अच्छे से समझा दिया था। जब ये खुद लाइन होती है, जो इसका स्लोप होता है वो m है। ठीक है, जो इसके पैरेलल लाइन होती है उसका भी स्लोप m होता है। जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं आपस में, उन सबका स्लोप सेम होता है। ठीक, जो खुद का है इसका भी m है और इसका भी m है, तो हम इसके पैरेलल लाइंस को तो हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो इटसेल्फ, मतलब कि जो L1 लाइन है वो इटसेल्फ अपने आप में एक पैरेलल लाइन है, खुद के पैरेलल है, क्योंकि उसका भी m है स्लोप, उसका भी m है स्लोप। बट परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है? अगर इस वाली लाइन का जो स्लोप है अगर m है तो इसका होता है -1/m। अच्छे से पढ़ाया बच्चों ने, -1/m होता है इस लाइन का स्लोप। तो क्या खुद, अब ये सेल्फ लाइन है, इसका स्लोप m है, तो इसका m ही है ना, इसका -1/m कैसे कर देंगे हम? ठीक है, जो खुद लाइन है वो खुद के पैरेलल वाले केस में तो होती है, पर परपेंडिकुलर केस में नहीं होती। तो L1 परपेंडिकुलर L1 नहीं हो सकता, एज द लाइन L1
L1 cannot be perpendicular to itself, ठीक है, as the line cannot be perpendicular to itself, तो L1 does not belong to R, hence is not a reflexive relation, ये reflexive relation नहीं है। से अब उसमें देखते हैं सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, लेट L1 L2 belongs to L, ठीक है, इफ अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है L को, तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 परपेंडिकुलर टू L2, अगर L2 L1 बिलोंग करेगा L को, तो इसका भी मीनिंग क्या हुआ, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये तो देखो ठीक है। अब यहां से समझो एक लाइन है L1, ये इसके परपेंडिकुलर, यहां से क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा सा ना, पूरा ही कर देती हूँ। यहां से आपको रिफ्लेक्सिव का तो समझ आ गया था, सिमेट्रिक का देखो, अगर एक लाइन है L1, एक लाइन है L2, इसको स्मॉल में ही ले लेते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको ऐसे देखो, ये है L1, ये है L2, तो ये भी परपेंडिकुलर है, L1 भी L2 के परपेंडिकुलर है, L2 भी। अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मीनिंग क्या हुआ, L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर L2 बिलोंग्स टू L1, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, तो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी ही, ठीक है। जो उसकी पोजीशन है ऐसे वाली, अगर वो परपेंडिकुलर है तो चाहे उसको बाद में कर दो पहले कर दो, वो आपस में यही रिलेशन रहेगा उनका परपेंडिकुलर का, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। अब आप यहाँ पर देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव में देखो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 जो है L3 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब कि L1 जो है L2 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और जो L2 है L3 के साथ 90 डिग्री का बना रही है, तो L1 और L3 में देखो ये क्या है, आपकी पैरेलल लाइंस है। तो अगर L1 बिलोंग करेगा L2 बिलोंग करेगा R को, और L2 L3 बिलोंग करेगा R को, देन L1 L3 R को बिलोंग नहीं कर रहा, बिकॉज वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, वो तो पैरेलल लाइंस है। हैंस यहाँ से क्या पता लगा आपको, ये कैसा था, ना तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है। दिस इज ओनली अ सिमेट्रिक रिलेशन। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, बिकॉज आगे भी ये काम आएगा, पैरेलल वाला केस भी आता है, परपेंडिकुलर वाला भी आता है, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल बेटा वीडियो रिपीट करके देख लो एक बार, बट स्किप मत करना। अब ये देखो, ये अच्छा सा है, ये आप खुद से कर लो, देखो एग्जाम्पल का भी है, ये सेट है, ये पहले भी करवा चुकी हूँ। अब इसके अंदर देखो ये कैसा है, देखो रिफ्लेक्सिव है, ये देखो 1 1 2 2 3 3 है, ठीक है। सिमेट्रिक देखो 1 2 है, देखो सिमेट्रिक के लिए 1 2 तो है, बट 2 1 नहीं है, ठीक है। वैसे तो देखो 2 3 भी है, पर 3 2 नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था जब एक ही एग्जाम्पल बहुत होता है, डिस्प्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल बहुत होता है। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 है, चेक करो जल्दी से, देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 2 है एंड 2 3 भी है इससे स्टार्ट होने वाला, बट 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा, 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा, तो दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ये एक्सरसाइज बहुत लंबी है, जितने क्वेश्चन करवाए हैं इनको पहले अच्छे से कर लो। इसकी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन नंबर 8 आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी बेटा एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, वहां पर जाके वीकली प्लानर गो थ्रू कर लो, और जो सारी फ्री क्लासेस है उनको एक बार जाके अटेंड जरूर कर लेना। और वहां पर बेटा जब आप कोर्स में एनरोल करोगे, कोर्स का मैं बता देती हूँ, 12th क्लास का सीबीएसई और सीयूईटी दोनों कवर्ड है। जब सीबीएसई के एग्जाम हो जाएंगे, सेम वही सिलेबस सीयूईटी में आता है, बस हमें जरूरत क्या होती है, जब हम सीबीएसई का पूरे साल पढ़ रहे हैं तो हम उसका अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से एक के क्वेश्चन करके चले, सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम अच्छे से लेंगे, तो सीयूईटी जब हमारे पास 1 महीना बाद में बचता है तो हम उसके अंदर
फुल मार्क्स स्कोर कर लेंगे, फुल मार्क्स स्कोर कर लेंगे, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट्स यही यूज होते हैं। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, और जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं सीयूईटी के और एक्स्ट्रा बुक्स में से जो भी हमारे एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, वो सारे हम कवर करेंगे। तो 100% हमारे उसमें सीयूईटी में भी कवर हो जाते हैं बेटा। और इसके अंदर सीयूईटी कवर है आपका ये रहेगा 1499, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, सिर्फ एक ही बार पेमेंट करनी है 1499, ठीक है, 1499, 1500 रुपए से 1 रुपए कम, ठीक है, 1500 से 1 रुपया कम आपको 1499 पे करना है। वन टाइम पेमेंट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और बेटा मतलब इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सीबीएसई के सारे सैंपल पेपर्स, एक्स्ट्रा सैंपल पेपर, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब जितना भी आपको 100 आउट ऑफ 100 के लिए रिक्वायरमेंट, और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसके अंदर आपको इसी तरीके से मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में फ्री क्लासेस हैं, बट बाद में सारा पेड हो जाएगा, तो आप जाकर उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो। और सारे नोट्स, ये वाला नोट्स हैं, ये भी अभी आपको जैसी क्लास ओवर होगी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे nginfinityclasses.com पर, ठीक है। अब वहां पर जो क्लासेस फ्री हैं उनका फ्री में जाकर, जो भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ इसका लिंक आपको दे दूंगी मैं इसके नोट्स का, तो आप जाकर इन नोट्स को वहां पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। 8th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।